लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे जो मोशन चैप्टर था ना उसी का। ठीक है, तो पहला सवाल आ गया आपके स्क्रीन के सामने। ए डिस्टेंस कैन बी, जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ऑल द अबव। ऑल द क्या हो सकता है, ऑल द ऑल द अबव होगा। डिस्टेंस कहीं, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है रे बेहुदा, कभी जीरो हो सकता है डिस्टेंस, केवल पॉजिटिव होगा। सही ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव। ये सारा बात ऑल द अबव डिस्प्लेसमेंट के लिए सही होता है। डिस्टेंस का स्केलर है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता। कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, कभी निगेटिव या जीरो होगा नहीं, केवल पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख रहा है हम अपने से हाथ से लिख के बनाए, सोच सोच के ऑप्शन सेट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो और नेगेटिव, इसमें से कौन जो है जीरो और नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं होगा, ये केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, वो रिटार्डेशन हो जाता है। तो नहीं होगा निगेटिव, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, रिटार्डेशन, हाँ एक्सेलरेशन भी तब जीरो होता सब है। चीज होता है। ये होता है, देखो फंस रहा है तुम। स्पीड नहीं स्पीड होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी हो हो जाएगा, जाएगा वेलोसिटी माइनस। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सब हो जाता है। ठीक है, ध्यान से रहो, रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तुम्हारा चेक हो रहा है इसमें। इफ द एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडीशन विल बी ट्रू। बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी का एक्सलेशन क्या है, जीरो। हाँ, एक्सलेशन जीरो हो सकता है बिल्कुल, तो इसमें से कौन सा कंडीशन हो सकता है, तो सुनो क्या हो सकता है। एक्सलेशन कब जीरो होगा, तो एक्सलेशन बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ टाइम कभी जीरो हो सकता है, नहीं। और तो ये कब जीरो होगा, जब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, v1 इक्वल टू v2 सेम हो जाए, तभी जीरो। ठीक है। या फिर v2 माइनस v1 का वैल्यू क्या आ जाए, ये सेम हो जाए तो तब भी जीरो आ जाएगा। या फिर वेलोसिटी क्या हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, तब भी तो हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बराबर ही रहेगा v2 और v1, तब भी तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन नहीं दिया, हम अपने मन एक ही ऑप्शन दिया सही, लेकिन गलती है आंसर इसका, दोनों सही होगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, फिर से यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है इफ ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, अगर कोई कार है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, क्या चीज से, तो देखो ट्रैक समझो, यहाँ पे फंसाता है, ये स्ट्रेट ट्रैक है नहीं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या चीज़ से बोल रहा है, इस वेलोसिटी की बात कर रहा है नहीं, स्पीड की बात कर रहा है। अगर कोई सर्कुलर मोशन पे कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो स्पीड क्या है, कांस्टेंट, स्पीड क्या है, तो क्या होगा सोचो। ऑप्शन नो एक्सलेशन, यानी कि एक्सलेशन जीरो होगा, ये ऑप्शन सही है। या फिर रेडियल एक्सलेशन होगा, या टेंजेंटियल होगा, या फिर नॉन। तो देखो सर्कुलर मोशन में क्या है, ये बोलते हैं इसको टेंजेंटियल एक्सलेशन, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सलेशन। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगते ना रहता है, तो रेडियल नहीं जीरो होता है, ये अंदर में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सलेशन। बाकी टेंजेंटियल जीरो हो जाता है। तो क्या होगा, रेडियल एक्सलेशन होगा इसके पास, क्या होगा, रेडियल एक्सलेशन। समझ में आया। अब यहाँ पे ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर ए कार रनिंग एज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रोड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जब कार क्या हो, देखो ट्रैक कैसा है, स्ट्रेट है, कैसी से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसी से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा बताओ, अगर हम कहीं लिख दिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या जो है, वेलोसिटी जो है क्या माने, वेलोसिटी को हम जीरो मान ले हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तब तक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हो सकता है, उसका भी एक केस है, वो छोड़ो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बताओ, समझाते हैं इसको। ठीक है, ऐसे इसका आंसर होगा ये।
अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब याद रखना है कि कार का भी जो स्पीड है ना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तभी तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलो अब समझाते हैं इधर से। कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहीं पर भी लिखा रहे ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब, तो तुम पहला बात एक से अब यहाँ पे देखो कहीं पर भी लिखा रहेगा ना कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं, अरे कांस्टेंट है, जीरो नहीं, जीरो थोड़ी ना होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, अब दूसरा समझे कि वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब नहीं भाई, वेलोसिटी जीरो भी नहीं होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब ये नहीं समझना कि वेलोसिटी क्या है, जीरो। जीरो है, ये भी नहीं समझना। तो हम क्या समझे थे, ये वाला समझना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द कांस्टेंट रेट। यस, जैसे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहीं लिखा रहेगा ना तो इसका मतलब समझना कि वेलोसिटी का जो चेंजिंग हो रहा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मान लो गाड़ी है 2 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया 1 सेकंड में, फिर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 3। 1 सेकंड है तो नीचे में टाइम 3, फिर मान लो फिर कर दिया 5 से 8 तो क्या आ जाएगा फिर 3, फिर 8 से 11। तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कांस्टेंट तरीके से, तो तभी क्या हो जा रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इसका मतलब यही समझना है कि कहीं पर भी लिखा रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, नहीं, एक्सीलरेशन चेंजिंग हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग हो रहा है कार कैसा, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली। तो ये चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये अब इज एनी केस पॉसिबल व्हेन ए वेलोसिटी जीरो, क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जब वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ध्यान से सोचो, लेकिन एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी जीरो हो जाए और एक्सीलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू तुम्हारा जीरो हो जाए ना हो भी नहीं सिखाए, दिमाग खोल के बैठो, भड़ाक भड़ाक मारेंगे। एक्सीलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो ना हो। इसके पहले भी केस अभी बताए हैं कि एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी था कांस्टेंट। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं क्या ऐसा कोई केस है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाए एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए, जीरो ना हो। तो सुन हम बता रहे, इसको रट भी जाओ कि हाँ है, तो कब है तो तुमको बता रहे, ये तुमको बताए भी थे। यहाँ पे देखो क्या है, ग्राफ बताए थे, वीटी ग्राफ है वैसा। ये हम देख के भी आए। ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, नहीं, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी जीरो सर वेलोसिटी जीरो है, क्या है, वेलोसिटी जीरो। देखो टी इक्वल टू 1 पे भी वही है, टी इक्वल टू 3 पर भी वही वेलोसिटी का वैल्यू, टी इक्वल टू 4 पर भी वही है, तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सुन कुछ इसमें एग्जांपल याद करना है, कौन वाला बता रहे, ऐसा कब होता है, फ्री फॉल मोशन ये वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखो जब बॉल को हम लोग क्या फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो इस पे क्या होता है बताए, तो भी क्या हो जाता है, भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, भी जीरो हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे अभी भी लगते रहता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही केस तो पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो है और क्या है, एक्सीलरेशन लेकिन कांस्टेंट है, 9.8 ही रहेगा। तो कौन कब होता है, तो ये बोलना प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब बॉल को ऊपर फेंके चाहे बॉल नीचे आए, नीचे आएगा तो नीचे जब क्या होगा, कहीं नीचे पे जीरो होगा, नीचे गिर के जीरो हाँ, होगा, लेकिन एक्सीलरेशन अभी मौजूद होगा। एक और भी होता है जो तुमको नहीं पता है, एक्स्ट्रा है इसमें, सिंपल पेंडुलम में भी क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, ये तो कोई पेंडुलम ऐसे होता है, तो जब ये एकदम इधर पे आएगा तो देखिए इधर आएगा तो फिर रुक जाता है, थोड़ा देर के लिए रुकता है कि नहीं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बस तुमको ऐसा सवाल में यही याद रखना था, हाँ ऐसा केस पॉसिबल है जिसमें तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, लेकिन एक्सीलरेशन तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं हो, एक्सीलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे। अब वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये केस कब पॉसिबल है, जब बॉल ऊपर नीचे फेंकते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन में इधर उधर जाता है पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको बोल रहा है
व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इस एक्सलेशन इज, जब ऑब्जेक्ट है तुम्हारा क्या है, स्पीड क्या दे दिया है, कांस्टेंट, स्पीड क्या दे दिया है, कांस्टेंट। तो उसका एक्सलेशन क्या होगा बताओ, स्पीड है कांस्टेंट तो एक्सलेशन क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कौन। क्या को बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखना अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो होगा एक्सलेशन, एक्सलेशन जीरो होगा, एक्सलेशन जीरो होगा कैसे, देखो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पे जब वी वन वी टू माइनस वी वन T। और बाई टी। अब ये कांस्टेंट कब होगा, तब आज ही तब बताए हैं कि ये कब होगा, v2 और v1 का वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाए तो इस v2 v1 का वैल्यू सेम हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो नहीं हो जाएगा एक्सीलरेशन जीरो। हाँ लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट ही है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो जाए जीरो, तो पॉसिबल है v1 v2 जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा v1 बराबर v2 का मतलब ये होता है कि स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो इस केस में क्या होता है एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा रहे हैं, अभी ऊपर नीचे वाला में क्या पढ़े थे, अप एंड डाउन वाला में कि वेलोसिटी क्या था जीरो, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। अब अभी क्या पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वही स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या है जीरो। इसके पहले वो केस क्या पढ़े हैं जी, तो हम लोग क्या केस पढ़े अभी, पहला केस पढ़े थे कि एक्सीलरेशन था कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंजिंग हो रहा है कांस्टेंट। दूसरा केस हुई कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पे। दूसरा पढ़े थे कि वेलोसिटी हो जा रहा है जीरो तो एक्सीलरेशन हो जा रहा है कांस्टेंट, कहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में, इसी को बोलते हैं। तीसरा केस क्या पढ़े कि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या है जीरो। हो सकता है, सोचते रहना ये सब, देखो कितना खतरनाक है। ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, ये जीरो तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो ये जीरो, मतलब सब पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो रटना नहीं है, इसको रट सकते हो तुम, समझ के निकालना आंसर। एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एक्सीलरेशन टुवर्ड्स साउथ, इसमें से तीन स्टेटमेंट दिया, बोल रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी कहाँ पर है नॉर्थ में, जिसका वेलोसिटी कहाँ पर है नीचे की ओर, लेकिन इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाए ऊपर की ओर, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ग्रेविटी नीचे खींचता है तो एक्सेलरेशन ऊपर कैसे लगेगा। हाँ तो फोर्स के अपोजिट ही लगता है एक्सेलरेशन, वही है, वही ना, फ्री फॉल में बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऊपर हो जाता है लेकिन एक्सीलरेशन इसको नीचे खींचना चाहता है, तो ये क्या हो गया फ्री फॉल में होता है, इधर क्या हो गया फ्री फॉल में होता है। कब होता है ये, फ्री फॉल में होता है। देखो आपने सोच लिया, लेकिन तुम पढ़ा है सही लाइन कहीं पे, हाँ ये बोले तो थे आपकी एक्सेलरेशन पढ़ा है लेकिन ये सेम लाइन पढ़ा है कहीं पे Same नहीं, लेकिन तुम एग्जाम्पल पढ़ा है तो सही एग्जाम में। अब तो ये पॉसिबल है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, बताओ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रखना चाहिए था यहाँ पे कैन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन में होगा तो वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब सर्कुलर मोशन में होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन एक्सीलरेशन तो फिर भी तो बदलते रहेगा हर एक जगह पे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत। तीसरा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो वेलोसिटी या नॉन जीरो एक्सीलरेशन, कोई ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाए एक्सीलरेशन क्या हो जाए, मतलब नॉन जीरो एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट, तो ये फ्री फॉल ही का बात कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये समझ के इम्पोर्टेंट केस है कि v जीरो हो सकता है, बच्चा को लगता है v जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, अरे किसी इंस्टेंट पे v जीरो हो रहा है तो एक्सीलरेशन जरूरी नहीं कि वहाँ पे जीरो हो जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यही सबसे खतरनाक केस होता है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ योर बॉडी इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, अब कह रहा है एक्सीलरेशन क्या है जीरो हो, तो इसमें से क्या कंडीशन सही होगा, एक्सीलरेशन क्या है जीरो हो तो क्या कंडीशन सही होगा। अगर कहीं पे एक्सीलरेशन जीरो है तो कह रहा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, नहीं,
वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट है तो v1 इक्वल टू v2 V2 हो हो जाएगा, जाएगा, तो by एक्सलेशन क्या हो जाएगा, acceleration zero हो जीरो हो जाएगा। जाएगा, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इंक्रीज डिक्रीज ये सब बात नहीं है, इसी में फंसता है कि वेलोसिटी एक्सलेशन जीरो है तो बच्चा को लगता है कि वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस समय, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 हो V2 जाएगा, हो तभी जाएगा तो एक्सलेशन क्या हो सकता है, जीरो। जीरो, ठीक है, ये उल्टा पूछ दिया, ठीक है। तो ये नोट करके भी लिख दिया, एक्सलेशन जीरो है तो इसका मतलब ही नहीं कि वेलोसिटी जीरो है, अब वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ही नहीं कि एक्सलेशन जीरो है, ऊपर वाला देखा है ना फ्री फॉल, तो दोनों केस क्या है पॉसिबल है। When object is moving with uniform velocity, what is the acceleration? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v1 इक्वल टू v2, अब तो समझ गया ना, तो एक्सलेशन बराबर क्या हो जाएगा, जी जीरो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सलेशन, अगर कोई एक्सलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, द डिस्टेंस कवर इन दैट टाइम, तब डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा किस पे डिपेंड करेगा, बताओ। समझ नहीं आया। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ 80। हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये अपने से हम सोचे कि ये फॉर्मूला किसका किसका बात बोल रहा है, डिस्टेंस, और यहाँ पे फिर से बोल रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी दिया है, ये सब टाइम, मतलब ऐसा कोई फार्मूला निकालना है जिसमें डिस्टेंस भी आ जाए, वेलोसिटी भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तो यही तो फार्मूला है, और एक्सीलरेशन भी आ जाए, नहीं है इसमें सब नहीं आ गया। हाँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे, जबकि ए तुम्हारा जीरो नहीं है, ए तुम्हारा जीरो नहीं। नहीं है, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये बात सही है कि गलत, गलत है, देखो डिस्टेंस यू पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो फिर इंक्रीज लियरली विद द टाइम, नहीं, डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, नहीं, द डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी यू ऐसे करना है, ठीक है। ऑप्शन में से चुन के, ऐसे तो लग रहा है सारा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन में से चुनना है, दिमाग लगाना, तुम जो पढ़ा है ना वही पढ़ लिया बस, इसी में तुम्हारा क्या है, दिमाग डेवलप किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल हो रहा है उसके लिए सही है, जीरो एक्सीलरेशन, नहीं, हमेशा ऑलवेज जीरो थोड़ी ना होता है वेलोसिटी। जीरो एक्सीलरेशन कट गया, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरी मींस द जीरो एक्सीलरेशन एट द एनी इंस्टेंट, करा कि फ्री फॉल में है तो किसी जगह पे जीरो हो जा रहा है वेलोसिटी तो वहाँ पे जी भी जीरो हो जाएगा, ई नहीं, फ्री G फॉल में तक अगर हो वी जाएगा। जीरो हो जा रहा है कहीं पे तो जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द मोशन, सब में 9.18 रहता है, ऊपर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले में। भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट है, अगर कहीं पे जीरो एक्सेलेरेशन है तो इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि जीरो वेलोसिटी है, होगा नहीं, वो तो वेलोसिटी इक्वल टू v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, कांस्टेंट v1 इक्वल टू v2, कहीं पे जीरो एक्सेलेरेशन है तो ये भी मत समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, जीरो एक्सेलेरेशन है रिलेशन विद द वेलोसिटी इज इंप्लाइड द बॉडी इज इन कांस्टेंट, जीरो एक्सेलेरेशन ये बताता है कि बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी में, कहीं पे जीरो वेलोसिटी है तो ये भी नहीं समझ जाना कि एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो, जीरो वेलोसिटी है तो वहाँ पे हो सकता है एक्सेलेरेशन जीरो, नहीं, एक तो सीधा वाला समझा दिए हैं, फ्री फॉल है, प्रोजेक्टर मूवमेंट, ठीक है। अब और समझाएंगे क्वेश्चन तुमको कि जैसे ये बोल रहा है कि जीरो भी जीरो हो जाए, भी अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ए भी जीरो हो जाए, तो ये तो फ्री फॉल वाला समझा दिया ऊपर नीचे वाला। अब ये वो चीज़ समझाते हैं, और मान लो कि कोई कार है, क्या है, कार है, तो कार अभी रुका हुआ है तो वी क्या है, जीरो है, लेकिन कार फिर चलना स्टार्ट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तब v2 माइनस v1 करेंगे तो इसका v आ जाएगा, तो v जीरो हो सकता है किसी पॉइंट पे, मतलब यही इतना देर में सिखाया जा रहा है कि बच्चा के दिमाग में यही भरा है कि v जीरो होता है तो इसका मतलब समझ लेता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये क्या गलत बात है, समझ में आए। ए बॉडी हैविंग ए जीरो स्पीड एट पार्टिकुलर टाइम देन, देखो फिर आई गया सवाल, भी आई, ये बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी है, कोई कार है, तो इसका स्पीड अगर जीरो है किसी टाइम पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तब क्या होगा, दिन मतलब बॉडी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कहीं स्पीड से नहीं ना, वेलोसिटी से ना निकालते हैं,
तो उसके बाद द बॉडी में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन, यही होगा। क्या होगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जीरो, नॉन जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये ना हुआ। कैसे? चलो कार मान लो कोई रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, तो इसका मान ले रहे अभी भी क्या है, जीरो। जीरो। लेकिन क्या हो गया फिर, जैसे ही कार स्टार्ट होगी जिसके बाद मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तब एक्सीलरेशन निकालो कितना होगा, 2 माइनस जीरो बाई 1 सेकंड में, तो कितना आ गया 2। तो हो सकता है कि यू भी किसी टाइम पे जीरो हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीलरेशन भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी तुम्हारा वाला सवाल है, अब तुम देखते हैं पढ़ा है कि नहीं। इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई जीरो, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, पढ़े हो? हाँ पढ़े, जीरो ही होगा। जीरो हो जाएगा। किसी बॉडी पे अगर लगेगा तभी तो वो होगा ना। चलो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला बताए थे कल, F is directly proportional to dV by F dt। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp मतलब momentum। चेंज मोमेंटम P2 माइनस P1 बाई टी। Time। अब ये कर रहा है, ये जीरो है, ये जीरो है, इसका वैल्यू जीरो कैसे आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पहले सुनो ना, कहा था क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला तुम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब टाइम का भी जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू जीरो कब आएगा, जब इसको पूरा जीरो होना पड़ेगा, तभी ना इसका वैल्यू ये जीरो कब आएगा, जब को सवाल कर दिया कि जीरो है, तो ये जीरो कब आएगा, जब इसको पूरा को क्या होना पड़ेगा, जीरो, और टाइम का भी जीरो नहीं। टाइम का भी जीरो नहीं होगा, जिसका मतलब ये जीरो होगा। तो वही एक V1 बाई V2 जैसा है, तो ये dp कैसे जीरो होगा, जब P2 बराबर क्या हो जाए, P1 हो जाए, P2 बराबर क्या हो जाए। तो बताओ P2 P1 बराबर मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये होगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं, सच्ची में सवाल पढ़े कैसे बदल गया। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट वी कैन से दैट, नहीं ये सब, अब ये वाला बॉडी है जो स्टार्ट हो रहा है मूविंग, ठीक है ना, बॉडी एक मूविंग स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यू बराबर क्या है, जीरो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसके पास ए बराबर क्या है, ए। अब वो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस कितना, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना, यहाँ से शुरुआत हुआ है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रैवल किया वाई डिस्टेंस कितना, 4 सेकेंड में। तो तुमको रिलेशन बोल रहा है निकालने के लिए एक्स और वाई में। रिलेशन निकालने का तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो नहीं किए तो इसमें क्यों। चलो तो ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या क्या दिया ये सोचो, डिस्टेंस दिया है, बोलो डिस्टेंस दिया है, टाइम के बीच में रिलेशन, और u बराबर क्या है, डी यू टी, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। फिर यहाँ पे भी देखो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, ठीक है ना, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो बताओ जिसमें डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी तीनों है, कौन सा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, एस एन बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही से निकालेंगे, ऐसा सवाल को ऐसा ही निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला है, पहला के लिए निकालते हैं, पहला u से चला कहाँ तक के लिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना चल रहा है x। तो इसमें पुट करो एस एन बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो एस एन की जगह पे क्या लेंगे, बोल तो रहा है x, u क्या है जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना 2 इक्वल 2 सेकेंड, एक्स बराबर क्या आ गया 2a, एक्स बराबर क्या हो गया 2a। अब दूसरा के लिए एस एन बराबर क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर इसके लिए लिखेंगे, दूसरा के लिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे s का वैल्यू क्या लिखेंगे, y, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, y के लिए निकाल रहे हैं, ये अगला डिस्टेंस के लिए ना, इसको y माने थे। u क्या है अभी भी जीरो, और उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर 8a, एक में से आ जाए x बराबर 2a, एक में से आ गया y बराबर 8a। तो 2a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना हो जाएगा x बाई 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा x बाई 2, 4x, तो y बराबर 4x, ऐसे निकालना था, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, खाली थोड़ा सा लपटा दिए गया भाषा में, है कि नहीं, हम समझ सकते हैं हार्ड है ये सवाल।
लेकिन थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन तुम पढ़ा है ना इक्वेशन, है कि नहीं हाँ है? इक्वेशन तो पढ़े। तो ये सही सोचना था, ठीक है। कल तो कि इसी तरीके से तुमको इसमें भी लगा के दे नहीं सकता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as में। अगर टाइम नहीं देगा, बोलेगा ये डिस्टेंस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देगा, ऐसे ही कुछ करके, तो इसे इसे करना है, अलग अलग निकालना है तब कंपेयर करना है, ठीक है। अब आ गया ग्राफ पे सवाल। इनिशियली ए कार वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द वेलोसिटी, इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियली कोई कार है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी u। मतलब कि क्या वो कार इनिशियली बोल दिया है तो वो कार रुका हुआ था इनिशियली, नहीं ना, मूव कर रहा है। एज द कार स्टार्ट रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद क्या है, वो ये इंक्लाइन जैसे नहीं था, इसे कार उतरता है तो इस पे पहले से आ रहा था इसे, उसका जैसे ही आया इस पे था और उसका स्पीड क्या हो गया, लगातार बढ़ने लगा टाइम के साथ। तो कौन सा ग्राफ इसमें सुटेबल है इस कंडीशन को शो करने के लिए, बताओ। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। बताओ ये ऑप्शन पॉसिबल है, तुम बताओ ये ऑप्शन। ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, जीरो इसमें दे रहा है। इसमें जीरो वेलोसिटी जीरो है रे पगल, यहाँ पे वेलोसिटी ये है कि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है उसका हाँ। टाइम के साथ। एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। जीरो है। अब वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा था, ये केस पॉसिबल है, जबकि ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, तो ये ग्राफ पहचाने है। अब बताओ ये केस पॉसिबल है, ये तो निगेटिव हो गया। ये वेलोसिटी घटने का है। हाँ। और ये केस पॉसिबल है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये केस लेकिन पॉसिबल ये है। तो आपको एक सेकंड क्वेश्चन पढ़े, इनिशियल अ कार कॉन्स्टेंटली मूविंग विद अ वेलोसिटी u। वेलोसिटी क्या है शुरुआत में, u इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये केस पॉसिबल है। टू जीरो नहीं, नहीं ये पॉसिबल तो ये u जीरो है u इसमें। जीरो है, यहाँ से स्टार्ट इरेज जा जा। कितना मस्त सवाल है, दिमाग खुल रहा है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये केस तब पॉसिबल है जब u इक्वल टू जीरो हो, वेलोसिटी बढ़े यूनिफॉर्मली। ये एक पॉसिबल है जब कोई कार के पास स्पीड रहता है तो वो थोड़ा ऊपर से हटा के इससे बनता है, तो ये पॉसिबल बताए थे ना। चलो तो ये है, अब सारा पता है, एक बार रिवीजन भी कराते रहे ये वाला सारों छो केस। इसको ऐसे कर दे रहे कहाँ। पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। और जब ऐसे उठा हो तो मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। और इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और इसका एरिया क्या दे देगा, वीटी का डिस्प्लेसमेंट। फिर ये क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन देगा, रिटार्डेशन। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, एक समान से घट रहा है, यहाँ पे एक समान से बढ़ रहा है, ठीक है ना। आकार यू इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ ये। अब क्या है यहाँ पे, ये देखो जब वीटी ग्राफ में ये जो है टाइम के पैरेलल आ जाए स्लोप, तो उस समय क्या होता है बताए थे कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि देखो वी बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, बढ़ रहा है, नहीं कांस्टेंट है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसका भी इसे निकाल देंगे तो ये क्या देगा, डिस्टेंस। अब फिर आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ऐसा ही है, ये क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन, डिस्टेंस नहीं, वी बाई टी क्या देता है, एक्सेलरेशन ना, तो उसे डी बाई टी क्या देगा, वेलोसिटी। डी बाई टी क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रहा है टी ग्राफ का, ठीक है ना। और ये क्या है, ये वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन जब जीरो होगा ना तो एस टी ग्राफ याद रखना एकदम सीधा हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो एस टी ग्राफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एस टी ग्राफ क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कहाँ का जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वी टी ग्राफ ऐसे बन जाएगा और एस टी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे हो जाए, इसका मतलब इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ रहा है। पैराबोलिक ग्राफ कब होता है, जब एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए, पैराबोलिक ग्राफ एक्सेलरेशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में सीधा होगा, एक्सेलरेशन जीरो। और अगर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे यही बोला एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, पैराबोलिक। ये क्या है, जब एस टी ग्राफ पैरेलल हो जाए तो देखो कार रुका हुआ है, अभी डिस्टेंस वहीं पर है,
1 घंटा बाद भी वहीं पर है, वहीं पर है। 2 घंटा बाद भी कार वहीं वहीं पे पर है, 3 घंटा कार भी वहीं पर है। तो ये कार रुका हुआ है, लेकिन इसमें जो है कार रुका हुआ नहीं है, ये एक्सीलरेशन 0 है, कार चल रहा है लेकिन वेलोसिटी एक समान एक किया हुआ है। समान कांस्टेंट है। तब यहाँ पे देखो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है एक्सीलरेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। वेलोसिटी। और ये भी बता दिए हैं कि जब पाराबोलिक ग्राफ बने तो एक्सलेटेड मोशन होगा। और सीधा ग्राफ कब बनता है? जब सीधा ग्राफ बनेगा मतलब एक्सलेशन क्या है? 0, और वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंटली है, Constantly है। बढ़ रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्सलेशन क्या है? 0। तो ये सब याद हो गया। चलो अब यहाँ पर है सवाल उसी के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात बोल रहा है कि अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि कौन सा केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सर स्ट्रेट लाइन 2 कंडीशन में आता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं? देखो ग्राफ पढ़ा है, सवाल कैसे घुमा दिया। तो तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का चारों ग्राफ याद होना चाहिए सर। पहला दूसरा हमको याद है कि दो, पहला लास्ट वाला में ये है स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है कि नहीं, यही ना पूछ रहा है कब स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो सवाल यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेट लाइन देखिए ये बनता है, और ये क्या है बताओ? डिस्टेंस। वेलोसिटी। और ये टाइम। टाइम। तो ये बढ़ रहा है। और दूसरा एक ग्राफ, अच्छा ये बनता है स्ट्रेट लाइन में, और एक और ग्राफ बनता है dt में, ये डी है। स्ट्रेट लाइन एक और समय भी तो बनता है पगला, कब? ऐसे। ऐसे। हाँ। ठीक है ना। तो अच्छा इस ग्राफ को ये क्या देगा? v। ये भी क्या देगा? V। v। ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ जो है कब बनता है ऐसा? तब बताए थे ये जो स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब तुम्हारा एक्सलेशन क्या हो जाता है? 0। एक्सलेशन क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट हो जाता तब पहला एक्सलेशन क्या हो जाता है? है। 0। और ये ग्राफ ठीक है, एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 0। और कार कब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है? तो ये देखो ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ हाँ, मूविंग विथ यूनिफॉर्म सही है। स्पीड है कि नहीं? हाँ, एक्सलेशन 0। क्या इसका लिए लाइन सही होगा? ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सलेशन, बाय एक्सलेशन 0 है, जीरो है तो यूनिफॉर्म कहाँ से? यूनिफॉर्म कहाँ से आ गया? तो ये कट गया। और यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं ये भी कट गया। अच्छा ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही। ये कब होगा? तो देखो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यही नहीं बताता था ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हाँ हाँ ये वीटी ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर तुमको पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के टाइम तो बताते थे नहीं कि क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते, लिखे थे ना कि बॉडी बॉडी रुका हुआ है। रेस्ट में है। अच्छा तुमसे ये अगर पूछ ले कि ये डिस्टेंस डायग्राफ पाराबोलिक कब बनता है ऐसे ही से, तो एक्सलेटेड Increasing or मोशन में, decreasing? एक्सलेशन पॉजिटिव, एक्सलेशन नेगेटिव, Negative, एक्सलेटेड मोशन। तब हम कहते हैं कि यहाँ पे हैविंग यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो ये वाला ग्राफ बन जाता है कि नहीं पाराबोलिक में। लेकिन उसका जो है ग्राफ किसका? स्ट्रेट लाइन वाले का। किसका? ये Straight वीटी line। ग्राफ। अच्छा वेलोसिटी वीटी टाइम। ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन बनता है? हाँ कब बनता है? ऐसे जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन 0। वेलोसिटी ये Constant। ऐसे वीटी ग्राफ है, तो यहाँ पे पहले ये क्या है? एक्सीलरेशन एक्सलेशन 0। 0, वी कांस्टेंट। कांस्टेंट। और कब स्ट्रेट लाइन बनता है? और उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनता है एक जिसमें ये वाला भी increase तो हो था, रहा है। हाँ इंक्रीज हो रहा है। वी टी, ये एक्सलेशन। एक्सलेशन अभी क्या है? इंक्रीजिंग में। एक्सलेशन क्या है? इंक्रीज। एक्सलेटेड मोशन है, क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है वही मतलब। ये क्या है? एक्सलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें तो तीनों में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसमें दो ही। दिमाग खुल रहा है और याद हो रहा है ग्राफ। ऐसे ग्राफ रखेगा तो भूल जाएगा, ऐसे सवाल के थ्रू याद रखेगा तो याद रहेगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, अगर कोई वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस मोशन को क्या कहेंगे? याद कर दो लाइन पे इसे। अगर बोला वेलोसिटी है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी है टाइम के डायरेक्ट। और यहाँ पे आओ वीटी ग्राफ, वी और टी के बीच में रिलेशन दिया है ना, तो बताओ वी और टी के बीच में कौन सा ऐसा ग्राफ दिखा रहा है जो कि टाइम के प्रोपोर्शनल हो, मतलब वी टाइम के साथ वी बढ़ते जा रहा है, कौन है? यही तो है। यही है। टाइम से वी घट रहा है, टाइम के साथ वी स्थिर है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देख लिया जानू कितना भयानक सवाल है, कैसे ग्राफ तुमसे सोचवाया जा रहा है। माइंड आज ठनक रहा है ना, तुमको लग रहा है ना हर एक सवाल एक ही जैसा है लेकिन अलग अलग है।
फंस रहे हो कि नहीं हर एक सवाल में? सारे सवाल में कॉन्सेप्ट अलग अलग है। गिवन बिलो इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे कोई ग्राफ दिया हुआ है, अब इसको देख के तुमको बताना है इस ग्राफ में क्या क्या हो रहा है। वीटी ग्राफ है। तो पहला ऑप्शन देखिए, बोल रहा है कि मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। मतलब 0 से 2 सेकेंड में जो मोशन है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म ही तो है, 4 तक तो यूनिफॉर्म ही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, एक्सलेशन इज नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड। हाँ हाँ ये सही है। नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट मेक बिटवीन 2 से 4 सेकेंड में 2 and 4 सेकेंड में 4 मीटर है, 2 से 4 सेकेंड में। हाँ तो 4 ही मीटर होगा ना। कैसे निकालो, कैसे निकालेंगे? 2 + 2 2 + करेंगे। 2 इकाची एरिया ना देगा, इकाची एरिया बन रहा है। अच्छा हाँ तो एरिया देंगे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे? L × B तो रेक्टेंगल। स्क्वायर हो गया रे बेहुदा, वो रेक्टेंगल का ना हो गया। हाँ साइड का स्क्वायर, मतलब ये वो साइड सब साइड के बराबर। साइड 4 × 4 साइड × साइड 2, तो 8 वाले 4 × 1 है ना, कितना है? 4, 2 से 4 बोल रहा है ना, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 नीचे कितना है, होगा? 2 नीचे तो 2 इधर भी तो होगा। कहाँ पे? 2 ही खाना है, 2 तो 2 2 हुआ ना, 2 2 और 2 2 2 2। 8। ठीक है, ऐसे करना था। अब यहाँ पर है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज। अब बोल रहा है कि अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। सोचो। बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ग्राफ और आपसे देख के पता चलता है स्क्वायर स्क्वायर के बारे में? नहीं ना। नहीं, कहाँ से पता चलता है? ग्राफ से नहीं मालूम चलता। फार्मूला से पता चल जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम हाफ ए टी ये स्क्वायर। वाला अब इसमें u बराबर क्या कर लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है तो एस एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के ना, स्क्वायर के। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फिर वही पढ़ा है, नहीं समझ में आया? यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी विल बी 0। किस मोशन में जो नेट फोर्स है वो 0 होगा? नेट फोर्स पूछ रहा है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक्सलेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बताओ एक्सलेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? बराबर एम ए। ये कब 0 होगा फोर्स का वैल्यू? जब एम ए 0 हो जाए। एम मास कब किसी चीज का 0 होगा? नहीं। तो ए कब 0 होगा? जब ए 0 हो जाए, जब वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। देखो अब तुम पकड़ने लगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन में कैसे हो जाएगा? तो ये नहीं होगा ऑप्शन। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन में भी एक्सीलरेशन रहेगा ही, तो ये भी ऑप्शन कट गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सवाल नहीं। बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें भी नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होगा? लीनियर मोशन में क्या होगा? लीनियर मोशन में ए 0 हो जाएगा। कैसे? v1 = v2 ही तो हो गया है लीनियर मोशन। अच्छा हाँ, तो वो यूनिफॉर्म। कांस्टेंट ही हो गया। ठीक है, तो ये है। देखो ये वीटी ग्राफ है, ये दिखा रहा है यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ए पार्टिकल थ्रो अप, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं और उसके बाद क्या है? 0 वेलोसिटी। बट हाउ मच विल बी द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा जी का वैल्यू। जी का वैल्यू 9.8। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम जी का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ भाई मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 0, अगर किसी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा किसी इंस्टेंट पे, तो एक्सीलरेशन नीड नॉट टू बी 0 एट द इंस्टेंट। सही बात है, क्योंकि हाइट पे क्या v 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये भी 0 हो जाए।
क्योंकि इसका एग्जांपल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, v जीरो हो जा रहा है लेकिन g जीरो नहीं हो रहा है। ये सवाल बताए थे कि हमेशा बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है, कहाँ पे, तो वो रटा होना चाहिए टाइम में। टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हैं, तो 60 से इंटू करेंगे, और वेलोसिटी को हमेशा मीटर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा एग्जाम में जान मुझ के। तो 108 किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना। 1000 आवर बदलने के लिए 60 इंटू 60 से। टाइम यहाँ पे तुमको आवर में किस में दिया हुआ रहेगा, मिनट में। मिनट में, तो मिनट में बदला हुआ तो किस में करेंगे, 60 से इंटू। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सब याद रखो। कैलकुलेशन याद है कि नहीं है, नहीं है ना, तो वो देख के कहाँ बोल रहा है कि इसमें कहाँ फॉल्ट बताएं आप। कहाँ फॉल्ट, गलत कहाँ बताया वो। अरे पगला, तक नहीं बोले थे सावधानी रहने के लिए ये सवाल। हाँ उसके बाद है हु फर्स्ट डिडक्ट्स द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड विथ नो फोर्स एक्ट्स ऑन, तो पहली बार इनर्शिया का गैलीलियो। गैलीलियो बताया था इनडायरेक्टली। वो ला हॉरिजॉन्टल लैटिना वाला लिटिल प्लेन वाला। लिटिल बैलेंस, ला लैटिना बुक किसका है, ला लेटिना, लिटिल बैलेंस ही ये गैलीलियो का ही है। गैलीलियो का ही होगा, हाँ। नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, ये लिटिल बुक का नाम थोड़ी पढ़े हम। अरे पगला, तुमको क्वेश्चन आंसर में नहीं कराए हैं, वहीं से तो तुम्हारे वीडियो में से जाके स्क्रीनशॉट लिए हम। नहीं वो वीडियो हॉरिजॉन्टल एक्सपेरिमेंट याद था। पढ़ता नहीं है तुम लेकिन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑप्शन चुनिए, तो सब सही क्या क्या है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट भी इस पे लगाता है इक्वल फोर्स। हाँ, द टू फोर्सेस और हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में रहता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। रहता है। और क्या है, सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है, नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, यही लाइन रखवा रहे थे। और ये भी बताया था, ये वाला याद है कि फोर्स वाली इक्वल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसका एक्सीलरेशन अलग होता है क्योंकि मास दोनों का अलग होता है। अब यहाँ पे जो गोलकीपर है वो बॉल पीछे हाथ क्यों करता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज Rate- करता है और यहाँ ई लाइन सही है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाँ, टाइम इंक्रीज हुआ तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा, तो ये सही ठीक है। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, गति मतलब मोशन को सबसे पहले कौन एक्सप्लेन किया, गैलीलियो। न्यूटन, ये न्यूटन बोला था, ठीक है। नहीं पढ़ा है मोशन को, चलिए एक बार हम भी देख ले रहे हैं इसको। हाँ ये हो गया, न्यूटन ही सही है। ये वाला एक्सपेरिमेंट बताए थे, इसमें किसके बीच में पंगा हो गया था, गैलीलियो का एरिस्टोटल से। क्या बोला था, एरिस्टोटल बोला कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन न्यूटन वाले गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा, देखो इस पर रख दे रहे हैं तो बॉडी क्या हो जा रहा है, अपना ऊपर भी आ गया, अपना मोशन चेंज कर ले रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन आवर डेली लाइफ द कार बेल्ट वर्क ऑन इनर्शिया इनर्शिया इनर्शिया। देख के इनर्शिया इनर्शिया नहीं, इफ वी मूव द ट्री ब्रांच, पेड़ को हिलाओगे तो फल गिरेगा, किस कैसे होता है, इनर्शिया के कारण। वो स्टेट है तो स्टेट में रहना चाहेगा, लेकिन वो पेड़ आगे चला जाएगा वहीं पे रुक जाएगा फल। अब ये बताए थे ग्रेविटेशन फोर्स निकालना इसके बीच में, कैसे बताए थे, बताए थे आंसर होगा इसका, कैसे बताए थे, क्या इसमें बोले थे सावधानी रखने के लिए, इसका हम बताते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, रट्टा हुआ नहीं है तुमको वीडियो, एकदम रट्टा होना चाहिए, सेंटर से लेते हैं, बच्चा को साथ से ही ले लेता है, हमको कैसे रट्टा हुआ है। तो ये क्या ले लेंगे, 7 2 क्या ले लेंगे, एक लेंगे। हाँ यही बात बोल रहे थे, एक ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे बोल रहा है सवाल में कि कौन सा जो है इनर्शिया टेरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब बताओ, हम रोक दिए तो याद कराते रहे आपको एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल कौन कौन है सर, तो यहाँ पे देखो व्हीकल ब्रेकिंग, मोशन मतलब मोशन के कारण जो इनर्शिया है, जैसे ही अचानक से गाड़ी रोकते हैं तो हम लोग कहाँ भागते हैं, आगे, क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में रहना चाहता है। उसमें भी अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है कि लोअर पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर, यही चीज याद रखना है। अपर देखते रहो यहाँ पे, अपर बॉडी मूविंग में रहता है,
और लोअर स्टॉप स्टॉप रहता है। रहता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल फैन है वो भी अचानक से स्विच बंद कर देंगे फिर भी फैन चलते रहता है क्योंकि मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहने चाहता है। कंटिन्यूस मूविंग आफ्टर स्टॉप। एथलीट है वो लॉन्ग जंप में क्या करता है कि कूदने से कुछ देर पहले क्या करता है, दौड़ता है तब कूदता है ताकि वो ग्रेटर डिस्टेंस को फांद सके। तो ये भी मोशन वाला ही है। उसके बाद ए लाइटिंग मूविंग फ्रॉम ए लाइंगिंग फ्रॉम मूविंग व्हीकल, मतलब कि चलते हुए गाड़ी में से कूद जाना। तो इसमें भी अपर पार्ट मूविंग में रहेगा और लोअर स्टॉप तो मोशन के कारण। अनसिक्योर्ड लगेज, लगेज को बांधते क्यों है, क्योंकि वो भी मोशन में आना चाहते हैं ऊपर, है ना इसका। स्यूरिंग लिक्विड्स, स्यूरिंग लिक्विड्स इसका मतलब क्या है, लस्सी या पानी पीना, तुम पीते रहो पीते रहो पीते रहो कुछ देर तक है ना, फिर रोक देना, देखना बिना घींचे ही क्या हो जाएगा, पाइप में ऊपर आ जाता है बिना घींचे भी, क्योंकि मोशन में रहना चाहता है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन वाला हम लोग एग्जाम्पल देखें मोशन वाला में। गाड़ी जब ब्रेक लगा दे, चले नहीं ब्रेक लगा दे, चलते चलते ब्रेक लगा दे। पंखा चलते चलते रुक जाए। एथलीट दौड़ने वाला, पहले दौड़ जाए, दौड़ने से पहले कूदने से पहले दौड़े, चलती गाड़ी में से कूद जाए आदमी। लगेज बांधा वाला और लस्सी पानी वाला इमोशन वाला है। इनर्शिया रेस्ट का कौन कौन एग्जांपल है, तो अचानक से क्या करे, गाड़ी ब्रेक लगा दे, नहीं अचानक से गाड़ी चले, इसी में फंसता है। अचानक से गाड़ी चले तो हम लोग क्या है, रेस्ट में रहते हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी चलते झटका मिलता है तो उसमें क्या आ जाता है उल्टा, उसमें लोअर बॉडी क्या हो जाएगा मूविंग और अपर बॉडी क्या हो जाएगा स्टॉप। अब उसमें टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ बताते हैं वैसे एग्जाम्पल, ऐसे खींचेगा तो ये जो है टेबल क्लॉथ ट्रिक ऐसे ही लिख के देगा, नहीं होता है देखिएगा यूट्यूब में, ऐसे लेगा पसार देगा, खाना वहीं पर आता है वो खींच लेता है। आप ये नहीं बताए थे, आप कार्ड और सिक्का। हाँ तो वही ना, टेबल क्लॉथ ट्रिक लिख दिया उसी को, ठीक है ना। ये कार्ड वाला भी है, उसको बोलते हैं, कार्ड वाला लिखा नहीं तो वही वाला बता रहे, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेशन रेस्ट का है, ठीक है ना। खाना रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा वहाँ पे रखा हुआ, सिक्का रेस्ट में तो रेस्ट में। डस्टिंग ऑफ कारपेट, डस्ट चिपका हुआ है तो चिपका ही रहेगा वो और वो कारपेट इधर उधर जाएगा। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, पत्ता झाड़े तो फल है रेस्ट में रहना चाहेगा, डाढ़ी इसका उधर उधर झूलेगा तो गिर जाएगा। केचप इन बोतल मतलब सॉस निकालने वाला। स्ट्राइकिंग ऑफ पाइज इन कॉइन्स मतलब वही कैरम खेलने वाला। क्यून जो है भाग जाता, नीचे वाला गोटी सबसे भाग जाता, क्यून रखा जाता था ना बचपन में, नीचे नहीं ऊपर कोई रखा जाता है, नीचे पता नहीं, वो जो तो नीचे वाला को मारते थे बाकी सब ऊपर रहता था, नहीं निकलता था। तो ये इसमें से बोल रहा कौन एग्जाम्पल नहीं है इनर्शिया रेस्ट का, तो रेस्ट में बताओ फॉलिंग, ये डस्ट पार्टिकल, डस्ट रुका ही रहेगा। गाड़ी क्या हो अचानक से स्टार्ट हो जाए तो हम लोग रुका ही रहेंगे, हमारा अपर पार्ट क्या है रुका ही रहेगा, लोअर पार्ट मूव करेगा। फल फल रुका ही रहेगा, पत्ती झाड़ी हिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो ब्रेक जैसे ही लगाएंगे तो इमोशन वाला, गाड़ी चलते रहेगा लेकिन हम लोग आके जर्क फील करेंगे, तो ये होगा आंसर। सही जवाब दिया, बढ़िया है। चलो अब है ग्रेविटेशन का सवाल। तो ग्रेविटेशन में फॉर्मूला था ये याद हो गया, एफ जी इक्वल टू एम वन इंटू एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू कौन दिया था, कैवेंडिश, न्यूटन नहीं कैवेंडिश जी का वैल्यू। और उसके बाद ये हो गया। चलो जो यहाँ पर ये यहाँ से सवाल ज़्यादा घुमाता है जी की वैल्यू पे। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, छोटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मान क्या है, फिक्स नहीं रहता है, बदलते रहता है। बरकत जी का मान क्या रहता है, फिक्स होता है, बताए थे ना। जी का मान बदलता रहता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे। कहाँ होता है सबसे अधिक, अर्थ के पोल पे। पोल पे नहीं, पोल पर ही होता ही है सबसे अधिक उसमें भी, लेकिन ऐसे सरफेस पे। उसके बाद सेंटर पे क्या होता है जी का मान, कम था, जीरो। नहीं बताए थे तुमको उस दिन, जीरो क्या होता है, जीरो बताए हैं तुम, नहीं पढ़ा होगा, क्या है जीरो। अर्थ के मार्च सेंटर पे क्या होगा, जीरो। पोल पे क्या होगा, सबसे अधिक। इक्वेटर पे क्या होगा, सबसे कम। और उसमें और जी पोल पे सरफेस पे क्या होता है जी का मान, सबसे अधिक।
और जी का मान ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा। नीचे भी जाएंगे क्या होगा, घटेगा। सेंटर में चल जाए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखो जी का मान। फिर से पूछ रहे जी का मान पोल पर क्या होगा, बढ़ेगा। मैक्सिमम। सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम। सेंटर पे क्या होगा, जीरो। जीरो, क्योंकि आर बराबर जीरो हो जाता है। उसके बाद जो है ऊपर जाएंगे, ये इक्वेटर पे क्या होगा, घटेगा। फिर से पोल पे ये नीचे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऊपर नीचे कहीं भी जाए जी का वैल्यू क्या होता है, घटेगा। घट जाता है। बगल वाला है। जी का वैल्यू है सेंटर पे क्यों जीरो हो जाता है, गहराई में जाने के लिए फॉर्मूला है ना। तो डी बराबर क्या हो जाता है, आर। तो आर बाई आर क्या हो जाएगा, वन। तो वन में से वन जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो। इसी कारण सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो। जीरो। बस इतना याद रखो तुम, सेंटर पे क्या होता है, जीरो। जीरो। एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। घटेगा। जी का, यार इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है। एल्टीट्यूड पे मतलब, घटेगा। घटेगा। मतलब कि दूर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या होता है, कम। कम होने लगता है। डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। घटेगा, क्योंकि अर्थ का मास, जो ये चीज पूछ सकता है, अर्थ का जो मास है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता है रेडियस के बनिस्पत। मास नीचे तो घट रहा है आर डेप्थ में जाने पे, लेकिन मास भी उससे तेजी से घट रहा है। इसी कारण जी का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे सब एनसीईआरटी का लाइन है, टफ क्वेश्चन यहीं से बना सकता है एकदम, कि डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू जो होता है क्यों घटता है। तो तुम बोलना यहाँ तो मास भी घट रहा है और रेडियस भी घट रहा है, लेकिन मास के रेडियस के बनिस्पत जो मास है वो तेजी से घट रहा है। ठीक है, दोनों घट रहा है। अब ऊपर जाने पे तो मास वही है, लेकिन रेडियस क्या है, वो घट रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे लैटिट्यूड पे क्या होता है, देखिए पोल वूल पे, तो वहाँ पे रेडियस क्या है, इक्वेटर पे लार्ज है और वहाँ पे पोल पे छोटा। अब जी का वैल्यू यही तुमसे कल पूछ रहे थे कि जी का वैल्यू तुमसे ये पूछे डाइन में, वह न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन यहीं पे पूछे जी का वैल्यू डाइन में, यही ना पूछ रहे थे। 6.67 मल्टीप्लाई तो वहाँ पे सब वही होता है, बस 10 की पावर, 10 की जगह 10 की पावर 8 हो जाता है। 10 की पावर -11 की जगह 10 की पावर -8 हो जाता है। क्योंकि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, बताओ कितना डाइन, 1 न्यूटन बराबर एक डाइन। तो याद रखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेगा तो 10 की पावर 8 आ जाता है। ठीक है ना, डाइन में, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी ये यूनिट है ना, तो मीटर की जगह क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। इसी कारण और बढ़ जाता है। ठीक है, ये भले तुमको लग रहा होगा कि 5 है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, लेकिन सेंटीमीटर भी तो लग जा रहा है, तो 2 जीरो कट जाएगा, इसी कारण 8 बच जा रहा है। ठीक है, डाइन में पूछेगा बताओ क्या होता है वैल्यू, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। जी का वैल्यू मैक्सिमम किस में होगा, अगर पोल नहीं दिया तो क्या आंसर जोड़ेंगे, सरफेस पे। क्या आंसर जोड़ेंगे, आज जी का वैल्यू घुमाने पर भी फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन घटता है। हम बताए थे कहाँ पे घुमाने पे घटेगा, इक्वेटर पे कि पोल पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे घटेगा। पोल पे छोड़ के कहीं पर भी घुमा दे घटेगा। तो वो, पोल पे बताए थे, इसी याद कराए थे, पोल पे बैठा है लोल। लोल, तो लोला को घुमाओगे तो जी का वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। और कम कहाँ पे होगा, अगर अर्थ मान लो और उसके अलावा जी का वैल्यू घूमने पर कहाँ पे फर्क पड़ेगा, मान लो कि अर्थ घूमना बंद कर दे तो जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, बंद इंक्रीज हो जाएगा। बाकी तुम पोल के छोड़ के कहीं पे जाओगे, अर्थ घूमना अगर चालू कर दे तो जी का वैल्यू घट जाएगा, और अर्थ घूमना बंद कर दे तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो घूमने पे जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। देखो ऐसे ही याद कराते हैं, तुमको ये ट्रिक लग रहा हम नहीं बताएं, इसी कारण तुम कंफ्यूज हो जा रहा है। जी का वैल्यू घूमने पे क्या है, घूमने पर घट रहा है, क्या है, घट रहा है।
कैसे याद करेंगे? तो जी को याद करो, जीजा जी, जी को याद करो। जीजा जी जीजा जी घूमेंगे, बार बार आएंगे ससुराल, तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगा। तो जीजा जी घूमेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, शांत रहेंगे तो वैल्यू, बढ़ रहेगा, जीजा जी वैल्यू घूमेंगे तो घटेगा। ऐसे याद हो गया? बोलो कैसा है? अच्छा है। जीजा जी वैल्यू घूमेंगे तो घटेगा, शांत रहेंगे तो। बढ़ेगा। टू ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में बताए थे, फ्री फॉल मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? सेम। सेम। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था? हाँ हाँ। ये वो उसको गिराया था, उनको टुकड़ा को, लोहा को, बॉल को। हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल पाथ पे। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द पोल एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर, सही है। सही है, क्योंकि वेट बराबर mg होता है। मास सब जगह सेम होता है। वेट पता ना, वेट मास में बहुत क्वेश्चन। जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होता है? 0। जीरो। बताए थे ना कि मैक्सिमम 0। जीरो। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जीरो। क्यों? क्योंकि मास सेंटर तो पे वही मास रहेगा, वही जी रहता क्या है। हो जाएगा? जीरो। 0। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 9.8 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 0 सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ हाँ। सरफेस का वैल्यू है। बकरी हो जाए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन। तब बताए थे जी, छोटा जी का फॉर्मूला होता है जी एम मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का आर स्क्वायर। M1 M2। तो ये अर्थ के मास और रेडियस के मास पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के मास पे। रेडियस अर्थ के मास पे। मास और अर्थ जो लिखा था फॉर्मूला, वो किसी प्लैनेट का लिखा था, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो ऑब्जेक्ट का नहीं, प्लैनेट के अर्थ और मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ये जो बताए थे यूनिट है, तो याद बड़का है। जी छोटका जी का यूनिट क्या होता है? सेम। क्या बताए थे? सेम। सेम होता है, अलग होता है, यही देगा। न्यूटन मीटर पर पर स्क्वायर सेकंड। के जी स्क्वायर, ये मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 सैटेलाइट है एक्स्ट्रा, आगे यहाँ पे थोड़ा जियो सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी में पढ़ना रहता है, एनसीईआरटी उड़ा दिया है, जाके एस चैन में देख लेना। उठाए भी नहीं किया आज तक ऐसा जानता, अब खोलेंगे साल के लास्ट में। एनसीईआरटी का बुक पर तो जो जियो सैटेलाइट होता है ना, जियो सैटेलाइट, वो काम आता है तुमको कम्युनिकेशन में। इसी कारण जो है जियो सिंक्रोनस काम आता है कम्युनिकेशन में, और जियो स्टेशनरी काम आता है तुमको वेदर में। किस में? वेदर फोरकास्टिंग में। तो कुछ जियो सिंक्रोनस है कि जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी मतलब होता है कि तुम जैसे से अर्थ घूमेगा, तुम यहाँ अर्थ से दिखेगा ना ऊपर, तो तुमको लगेगा कि अभी भी वहीं पे खड़ा हो सेटेलाइट, लेकिन वो अर्थ के टाइम पीरियड के साथ घूमते रहता है, यही स्टेशनरी। तो ये काम आता है किस में? वेदर में। और जो एकदम ऐसे ऐसे घूमते रहता है